हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का जो है यहाँ पे राजन सीरीज कर रहे थे, जो कि इसके पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अतलग उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये अगर क्लास की बात करें तो ये क्लास नंबर 9 है। इसके पहले अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है दिया हुआ है सभी का लिंक, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसका PYQ अगर आप लोग करना चाहें तो यहाँ पे 6 साल का जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को। और अगर साइंस का आप लोग विस्तार से जो है पढ़ना चाहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर जो है पढ़ सकते हैं। सभी का जो है ये सभी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर तक जो है हम लोगों का ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया था। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 51 नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक एक करके जो है हम लोग समाप्त करेंगे। 51 नंबर में क्या दिया है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर और कल्टीवेटर की जो है उपयोगिता लिखिए। जो डिबलर है और उसके बाद में कल्टीवेटर है, इसकी जो है क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में लिखना, ठीक है। तो अगर ये जो है हमने जब एग्जाम रथ बैच है वहाँ पे उसमें बिल्कुल विस्तार से पढ़ाए हुए थे। तो आप लोग नहीं देखे फिगर के साथ, इसमें जो है शायद इसमें फिगर भी नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने जो है बताया हुआ है, ठीक है। तो डिबलर क्या होता है कि डिबलर रबी फसल के बीजों को जो है बोने के लिए, जो डिबलर होता है ये बीज बोने के लिए जो है साधारण यंत्र होता है। और इसके द्वारा जो है छिद्रों के माध्यम से बीज को बोया जाता है, जिससे जो है फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बोए जाते हैं, ठीक है। गेहूं जैसे रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं आएगा। उसके बाद में कल्टीवेटर की अगर हम बात करें तो कल्टीवेटर जो है यंत्र खेतों में उपयोग किया जाता है, और ट्रैक्टर के पीछे जो लगाया जाता है उसी को हम कल्टीवेटर कहते हैं। यंत्रों का उपयोग करके खेत की जो है जुताई किया जाता है, ठीक है। तो डिबलर डिबलर यहाँ से बा जो लिखा हुआ है बा, बा मन से होता है कि बोना। क्या बोना? बीज को बोना। बा से बीज, बा से बोना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। केवल यही पूछता है कि किसमें काम आता है, ठीक है। और कल्टीवेटर में क्या किया जाता है? इसमें जो है खेतों की जुताई किया जाता है और मिट्टी को जो है उलट पलट किया जाता है। इससे जो है मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें जो है सुधार होता है। और इन यंत्रों से जो है श्रम तथा समय की दोनों की जो है बचत होती है, क्योंकि कम समय में जो है ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। तथा खेती में जो है जुताई भी ठीक से होती है। उसके बाद में यहाँ पे 52 नंबर में दिया है कि लवण किसे कहते हैं। यह जो है कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो लवण क्या होता है? लवण एक यौगिक होता है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जो है किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन के प्रतिस्थापित करने पर जो है निर्मित होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें हाँ, खाने वाला नमक जो है एक प्रमुख जो है लवण होता है। जैसे हो गया NaCl हो गया। और उसके बाद में रसायनता यह नमक जो है सोडियम और क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन का जो है सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक होता है। NaCl जो कि होता है, एक मिनट रुकिए, हाँ, NaCl होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो है लवण जो होता है ये 4 प्रकार के होता है। एक सामान्य लवण हो गया, और अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, और एक दिक् लवण होता है, ठीक है। अम्लीय लवण का उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि जो है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो है जब हम किसी भी यौगिक को अम्ल से जो है क्रिया करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो है निकलता है। उसके बाद में हम यहाँ पे 53 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या होती है और इसका उपयोग समझाइए। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसे
नियंत्रित नाभिकीय अपक्रिया से जो है उत्पन्न किया जाता है और वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु इसका वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का जो है उपयोग करके किया जाता है। उन नाभिकीय क्रिया से जो है प्राप्त जो ऊष्मा होती है पानी को गर्म करके भाप बनाने में के काम आती है और जिसे जो है फिर बिजली उत्पन्न करने के प्रयोग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग की बात करें तो 2009 में जो है दुनिया की बिजली का 15% जो है परमाणु ऊर्जा से जो है प्राप्त होता था और इसके अतिरिक्त जो है परमाणु परमाणुदन का उपयोग करने वाले 150 से जो है अधिक नौसेना पोतों का जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे 54 नंबर दिया है कि कोशिका क्या होती है, पादप और जंतु कोशिका में जो है हमको अंतर बताना है, ठीक है। तो सेल क्या होती है, सेल जो है जीवित कोशिकाओं की जो जीवित जीव की जो है एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। तो मानव शरीर जो है असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से जो है मिलकर निर्मित होता है और इन इकाइयों को जो है कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और कोशिकाएं जो है निर्जीव नहीं होती हैं बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयों। और अगर पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। और ये जो है गति करती है, श्वास लेती है और अपना पोषण जो है कर वृद्धि करती है, व्यर्थ पदार्थों को जो है त्याग करती है और जनन भी जो है ये कोशिका जो है करती है। अतः मानव शरीर जो है असंख्य जीवित इकाइयों के रूप में जो है एक समूह है और ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां कही जाती है। और शरीर निर्माण में या ठीक उसी प्रकार से जो है कार्य करता है जैसे भवन निर्माण में जो है ईंटें कार्य करती है। अब यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे कि ईंटों को जो है आपस में जोड़ने हेतु जो है जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं जो है शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जो है जुड़ी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं ये कोलोजन नामक तत्व से जो है जुड़ी होती है। यद्यपि ये कोशिकाएं जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है फिर भी जो है एक पतली झिल्ली से जो है ढकी रहती है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिए हैं। फिर भी जो है शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका जो है एक भिन्न अस्तित्व होती है और प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से जो है ढकी रहती है और दूसरी कोशिकाओं से जो है ये अलग होती है। कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं जीवधारियों में जो है ये पाई जाती है और जिनमें अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। जो अधिकांश कोशिकीय होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें से जो है कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे एक कोशिकीय में अगर हम बात करें जैसे अमीबा हो गया और एक कोशिकीय जीवों को जो है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को जो है बहुकोशिकीय जो है मल्टी सेलुलर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है हमको ये भी बताना था कि जो पादप कोश का होता है और जंतु कोश का होता है इसमें जो है अंतर क्या होता है। ये आपके एग्जाम में जो है आ चुका है, ठीक है। तो पादप कोशिका की जो है प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की जो है बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये जो है इसके जो चारों ओर का होता है ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और कवकों में जो है इसका अभाव देखने को मिलता है। अगर जंतु कोशिका में बात करें तो इसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। और पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, ठीक है। और जिसके कारण जो है कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक अस्तर के रूप में जो है होता है। और जंतु कोशिका में जो ये धानियां होती है ये नहीं होती है। और पादप कोशिकाओं के जो है कोशिका द्रव में जो है लवक होते हैं और क्लोरोफिल युक्त हरे लवक जो है हरित लवक कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है इसमें लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका होता है। और पादप कोशिका में जो है सेंट्रोसोम व सेंट्रोआल अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोआल और सेंट्रोसोम जो है उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इतना अंतर जो है आप लोग चार अंतर याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 55 नंबर की बात करें तो हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय बताइए। तो कोई एक रोग आप लोग ले लीजिए, जैसे विटामिन ए हो गया सबसे सिंपल, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कारण क्या होता है, रतौंधी रोग होता है।
और इसके लक्षण हम देखें तो चर्म रोग हो गया, जैसे त्वचा पर जो है चकत्ते और आंखें जो है इसके कारण कमजोर हो जाती है। उपाय क्या है कि विटामिन ए से जो है युक्त पदार्थों का जो है सेवन करना चाहिए और डॉक्टर से जो है सलाह लेनी चाहिए। 56 नंबर में है कि भूकंप आने से के जो है क्या-क्या कारण होते हैं और भूकंप से बचने के जो है उपाय और प्रबंध में जो है क्या-क्या तरीका अपनाने के स्तर को अपनानी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो भूकंप आने के कारण जैसे ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, पृथ्वी का सिकुड़न और बलन तथा भ्रंश और भू संतुलन और कृत्रिम, ठीक है? ये सभी जो है भूकंप आने के कारण हैं। भूकंप का जो है मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसके द्वारा जो है भूकंप मानव हेतु जो है प्रायः अभिशाप तथा कभी-कभी जो है वरदान सिद्ध होता है। इसमें अनेक कहानियाँ तथा कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे हानियों की अगर हम बात करें तो भूकंप से सबसे पहले हम जानते हैं कि जो धन और जन की जो है अपार हानि होती है और कई बार भूकंप जो है नदियों के मार्ग में जो है बाधा पड़ जाते हैं और उनका प्रवाह जो है रुक जाता है। जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी-बड़ी जो है लहरें उठती हैं, जिससे जलयान जो होते हैं उनको जो है भारी क्षति पहुंचती है। और भूकंप से जो है भूपटल पर बड़े-बड़े भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे यातायात संचालन जो होता है उसमें जो है दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। अब हम लाभ की अगर बात करें तो भूकंप आने से जो है लाभ क्या होता है, तो भूकंप से जो है जितनी क्षति होती है उसका जो है 1/100वां भाग भी जो है लाभ नहीं होता है, ठीक है? तो भूकंप से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित होते हैं, जैसे भूकंपीय तरंगों से हमें जो है भूगर्भ का जो है ज्ञान प्राप्त करने में जो है मदद मिलती है और भूकंप से जो है भूस्खलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में जो है ये सहायता करती है। इससे मिट्टी के निर्माण में जो है सहायता मिलती है और कृषि को जो है प्रोत्साहन मिलता है। भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन और भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत और पठार घाटियां आदि में कई जो है स्थलाकृतियों का जन्म होता है और भूकंपीय प्रदेशों से कई बार जल स्रोतों का जो है जन्म होता है, जो मनुष्य के लिए जो है ये वरदान लाभदायक साबित होता है। अब हम देखते हैं कि अगर भूकंप आ जाए तो उससे जो है किस प्रकार से हम बच सकते हैं। तो भूकंप के आने के समय क्या होगा कि विद्यालय तथा भवन से जो है तत्काल यानी तुरंत जो है बाहर खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए। और मकान जो है बहुमंजिला अगर है तो मकान से जो है बाहर निकलकर मैदान में चले जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और भूकंप से जो है हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में जो है अंतर बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये पादप में होता है और श्वसन जो है ये मानव में होता है, ठीक है? यानी जीव में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा जल के जो है मध्य रासायनिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और उसके बाद में जल हो गया और इससे क्या बनता है C6H12O6 और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस जो है ये निकलती है। तो यहाँ पे रिएक्शन याद होगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का जो है प्रयोग करके इनके बीच में जो है रासायनिक अपक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और O2 जो है गैस निकलता है, जो कि O2 जो है हम लोगों के लिए लाभदायक होता है ऑक्सीजन। सेकंड की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये रचनात्मक क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण से जो है सौर ऊर्जा के प्रयोग से जो है भोजन बनता है और विकिरण ऊर्जा का जो है रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। विकिरण ऊर्जा यहाँ पे जो है ये प्रकाश है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है? ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से अगर श्वसन में देखिए तो श्वसन में जो है ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ग्लूकोज में जैसे C6H12O6 है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल करते हैं। उसके बाद में सेकंड में है कि श्वसन एक नसात्मक क्रिया है, ठीक है? ये नसों के द्वारा होती है। यहाँ पे दिया है कि श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से जो है ऊर्जा मुक्त होती है और भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का जो है प्रयोग करके सजीव अपने विभिन्न कार्यों को ठीक प्रकार से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है और श्वसन जो होता है इसमें क्या अंतर होता है। प्रकाश संश्लेषण का
यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको भी एक डिफरेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, बताइए। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण यहाँ पे एक नंबर में पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण जो है किस दिन बनता है। तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन जो है देखने को मिलता है। कब? ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, जैसे आपका ये सूर्य हो गया और उसके बीच में जो चंद्रमा आ जाता है और जो है यहाँ पे पृथ्वी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो इसके द्वारा जो क्या होता है कि ये सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। और यही क्रिया जब यहाँ पे सूर्य हो गया आपका यहाँ पे पृथ्वी आ जाए, ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण होगा। तो इसको जो है आप लोग याद किए रहिएगा, ये एग्जाम में जो है आया हुआ है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है। और चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इस स्थिति में हमें जो है सूर्य का वह भाग दिखाई देता है, दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से जो है ढक जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सूर्य है, सूर्य का यहाँ पे हम पृथ्वी है। जब इसका लाइट जो है इस पे मान लो कि कोई अगर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमको देखना है इस वस्तु को, तो इस पे जब लाइट कहीं से पड़ेगी तब ये रिफ्लेक्ट होकर मान लो कि यहाँ पे हम है, ठीक है, ये हम है। जब यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रहेगा तो ये यहाँ पे लाइट पड़ेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में जो है पड़ती है तो हमको दिखाई देती है। जब इस पे कोई प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सूर्य ग्रहण है, सूर्य जो है दिखाई नहीं देगा, यहाँ से है। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे बीच में चंद्रमा आ गया, जब चंद्रमा का प्रकाश हमारे आंख पे पड़ेगा नहीं, ये बीच में छाया आ गया तो हमको जो है दिखाई नहीं देगा कि सूर्य है, ठीक है। तो इसी को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर जो है पड़ने लगती है और इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जहाँ चंद्रमा ढक लेती है। चंद्रमा जो है सूर्य के कुछ ही पार्ट को ढकती है। और इस स्थिति को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रहण के नाम से। और पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जो है चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देती है तो उस क्षेत्र को जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में होता है, जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से जो है दिखाई देता है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है खंड सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और यदि चंद्रमा की परिछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो उस स्थिति को जो है वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया तो इसमें मान लो, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं इसरो, इसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। केवल स्थापना के बारे में पूछा जाता है और इसके अलावा जो है अभी तक कोई क्वेश्चन इससे बना हुआ नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसरो का पूरा नाम अगर बात करें तो यहाँ पे है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज सक्षम है, बल्कि दुनिया में जो है बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से जो है व्यापारिक और अन्य स्तरों पर जो है सहयोग भी कर रहा है। और इसरो जो है वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित जो है वाहन PSLV और GSLV की सहायता से जो है क्रमशः कृत्रिम और भू स्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। और इसकी संस्था ने जो है 1 अक्टूबर 1958 से जो है कार्य शुरू किया था और तब से जो है आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के संपूर्ण कार्यक्रम नासा द्वारा जो है संचालित किए गए हैं, जिनसे अपोलो चंद्रमा अभियान और स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में जो है अंतरिक्ष शटल शामिल है। और वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जो है समर्थन दे रही है तथा ओरायन ओरायन जो है बहु उपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण तथा विकास पर जो है ध्यान केंद्रित कर रही है। और संस्था जो जो है लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP हेतु भी जो है जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की जो है उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन से जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप जो है यहाँ पे ये इसका जो है स्थापना आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 60 नंबर में दिया है कि मंगल ग्रह की खोज में भारत का जो है क्या योगदान था। तो योगदान के बारे में जो है इसको लिखना है। तो अंतरिक्ष जो है अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जब स्वदेशी निर्मित मंगलयान, ये जो है बिल्कुल स्वदेश यानी अपने देश के द्वारा जो है निर्मित किया गया मंगलयान है, ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ये 24 सितंबर 2014 को जो है मंगल ग्रह की कक्षा में जो है सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। और इसी के साथ जो है यूरोपीय संघ और अमेरिका तथा रूस के बाद भारत जो है विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया था जिससे मंगल की कक्षा में अथवा फिर इसकी सतह पर जो है अपने यान भेजने में जो है सफलता प्राप्त की थी। और इनमें से केवल भारत ने ही जो है अपने प्रथम प्रयास में यह सफलता अर्जित की थी। इनमें से ये जो दिया है यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस, इन तीनों में से जो है भारत ने ये बहुत बार भेजे थे, लेकिन ये भारत ने केवल भारत में ही अपने प्रथम प्रयास में, ठीक है, ये सफलता प्राप्त किया था भारत ने। उसके बाद में 61 नंबर में क्या दिया है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन जो है किसे कहते हैं। तो शरीर द्वारा जो है भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के पश्चात जो शरीर में जो है उपयोगी पदार्थों को जो है विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं में जो है पहुंचाता है, और अपचित और अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर के बाहर निकालने की जरूरत होती है। और शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा जो है इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही जो है हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लेडर हो गया, ये मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है, ये वृक्क हो गया, एड्रीनल ग्रंथ यहाँ पे होता है, ठीक है, ये मूत्र वाहिनी हो गया, यहाँ पे मूत्र वाहिनी हो गया। और उसके बाद में ये धमनी हो गया, मेडुला हो गया, एड्रीनल ग्रंथ। और उसके बाद में वृक्क और ब्लेडर, ब्लेडर मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, ये जो है चारों पांच याद रखिए। ब्लेडर, मूत्रवाहिनी, वृक्क और मूत्रवाहिनी, और उसके बाद में यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथ, इतना आप लोग जो है इंडिकेट कर दीजिएगा फिगर बना के। उसके बाद में यहाँ पे उत्सर्जन तो समझ में आ गया कि जो यहाँ पे जैसे भोजन के बाद जो है हम लोग अवशोषित जो लाभदायक पदार्थ होता है उसको अवशोषित करते हैं ऊतकों और कोशिकाओं के द्वारा। और जो अपशिष्ट और अपचित भोजन होते हैं उसको जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए हम जो क्रिया होती है उसी को जो है हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि गैस गैस हो गया, तरल हो गया तथा ठोस पदार्थों का जो है उत्सर्जन होता होना जो है आवश्यक होता है। और इनसे जो है प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया एक दूसरे से जो है भिन्न होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे जो है सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। और श्वसन के समय जो है कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जो है स्थित हो हीमोग्लोबिन से मिलकर अथवा पानी में घुलकर जो है ये स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है फेफड़ों की सतह से होता है। तो ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का जो है अब अपचित भाग होता है, जैसे सब्जियों के रेशे हो गए। और मुंह में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तथा अमाशय में जो है ये समाप्त होती है। और पचित भोजन पेट के भित्तियों द्वारा जो है ये अवशोषित होती है। और अपाचत पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है, जो अपचित पदार्थ होता है ये बड़ी आंत में आ जाता है। और गुदा के रास्ते जो है ये शरीर के बाहर निष्कासित होता है। और मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता जो है होता है, ठीक है, मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। उसके बाद में इसके आगे देखते हैं कि अपशिष्ट तरल पदार्थों के पाचन के लिए एक जटिल क्रिया विधि की जरूरत होती है। जो अपशिष्ट तरल पदार्थ होते हैं उनको पाचन के लिए जो है एक जटिल क्रिया विधि की जो है जरूरत होती है। क्योंकि रुधिर में जो है पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसीलिए इनके छानने तथा अलग करने की जो है विशेष विधि होती है। और इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाती है। और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर से जो है उत्सर्जित हो जाते हैं, या क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा जो है संपन्न की जाती है। शरीर में इनकी संख्या जो है 2 होती है। और यदि इनमें से एक वृत्त जो वृक्क जो है कार्य नहीं करता है
करना बंद कर देता है तो दूसरा व्यक्ति जो है अकेले ही पूर्ण कार्यभार संभालता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है चित्र में शरीर के वृक्क की स्थिति एवं वृक्क के कटे हुए एक भाग को जो है दिखाया गया है। यहाँ वृक्क जो होता है, वृक्क क्या होता है कि ये सेम के जो है आकार का होता है और वृक्क के भीतर वृक्क धमनी कई लाख केशिकाओं से जो है विभक्त होता है और प्रत्येक कोशिका में जो है पुनः बार बार जो है विभक्त होता है और कुंडलित हो जाती है। इस संरचनाओं को जो है कोशिका गुच्छ जो है कहा जाता है, जैसा कि फिगर में जो है आप लोग अभी देखे थे। और इनकी भित्तियों से जो है रक्त छन जाता है और छना हुआ द्रव जो है अथवा सीरम छोटे छोटे प्यालों या बोमन स्फुट में एकत्रित हो जाता है और इन छने हुए तरल में जो है ग्लूकोज लवण और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं और प्रोटीन रुधिर में जो है रह जाता है। इस प्रक्रिया को जो है जिसमें छोटे अणु छनकर बाहर बाहर आ जाते हैं तथा प्रोटीन जैसे अणु बाहर नहीं आते हैं, अपोहन जो है डायलिसिस इसी को जो है कहा जाता है। और वृक्क वृक्क में स्थित कोशिका गुच्छ डायलिसिस थैली का जो है कार्य करता है, जो कोशिका गुच्छ होता है। ठीक है। मूत्र मार्ग में जो है आने से पूर्व छना हुआ तरल बहुत ही महीन नलिका नलियों में से जो है गुजरता है और इन नलियों में ग्लूकोज और अन्य उपयोगी पदार्थ जो है पुनः जो है अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित पदार्थ वृक्क शिरा में जो है स्थित रक्त में जो है वापस आ जाता है और अपशिष्ट तरल जिसे मूत्र कहा जाता है निष्कासन के लिए मूत्राशय में आ जाता है तथा इस क्रिया द्वारा जो है डायलिसिस का जो है उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम जो है भाषण नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो है अंतर बताइए और इसके उदाहरण बताइए। ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें क्या होता है केवल जो है स्टेट या अवस्था केवल चेंज होती है। ठीक है। और इसमें जो है नया पदार्थ बनता है, नया बनता है और इसमें नया पदार्थ जो है नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण रंग अवस्था, यहाँ पे भौतिक गुण केवल चेंज होते हैं। ठीक है। रंग अवस्था एवं आकृति आदि में जो है परिवर्तन हो जाता है परंतु उनकी रचना में जो है कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में जो है पदार्थ के भौतिक गुण रंग अवस्था आदि में जो है सभी में कुछ परिवर्तन हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी जो है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। दूसरा दिया कि भौतिक परिवर्तन में कोई नवीन पदार्थ निर्मित नहीं होता, इसमें कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन इसमें जो है नया पदार्थ निर्मित होता है रासायनिक परिवर्तन के बाद। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर जो है पदार्थ अपनी मूल अवस्था को जो है प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ मान लो कि अगर बर्फ है, ये बर्फ है, इसको हम जब हीट देते हैं तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये पानी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब पानी हो गया, पानी का टेम्परेचर हम कम करेंगे तो ये जो है ये दोबारा जो है बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कारण हटाए जाने पर भी पदार्थ अपनी जो है मूल अवस्था को जो है ये प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कोई कागज का शीट हो गया, इसे अगर हम जला दिए तो ये राख में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब राख को जो है हम लोग ये इसमें कागज शीट में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ 4 नंबर में दिया है कि भौतिक परिवर्तन में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ऊष्मा शोषित होती है। इसमें ना तो उत्पन्न होती है और ना शोषित होती है। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा का जो है शोषण भी होता है, शोषित भी होती है। ठीक है। 5वां नंबर में दिया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, स्टेट केवल इसमें जो है स्टेट चेंज होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में जो है बदलाव हो जाता है। 6 नंबर में दिया है कि इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के भार में जो है नवीन पदार्थ बनने के कारण जो है हो जाता है। जैसे यहाँ पे लोहा हो गया। ठीक है। अब लोहे पे जब जंग लगता है तो इसका भार जो होगा
इसका डब्ल्यू जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये डब्ल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। और इसमें जो है देखने को केवल जो है मान लो कि 1 किलो बर्फ है, ये जब पानी में कन्वर्ट होगा तो 1 ही किलो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 7वें नंबर में दिया है कि दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार तथा स्वरूप बदलता है। जैसे कोई यहाँ पे मान लो कि कोई भी मान लो बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, इस पे हम प्रेशर डालते हैं तो इसमें केवल जो है परिवर्तन चेंज होता है, ठीक है। आकार में और स्वरूप में केवल परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो है अधिक दाब पर जो है नवीन पदार्थ बनते हैं। अगर ज्यादा दाब लगा दिए तो नवीन पदार्थ इसके द्वारा जो है बनता है। उसके बाद में यहाँ पे हम दोनों के जो है एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है कि पानी का बर्फ या वाष्प में जो है बदलना, जैसे पानी हो गया, पानी का बर्फ में बदलना, ठीक है। और बर्फ का जो है वाष्प में बदलना, जैसे नमक या चीनी का जो है पानी में घुलना, जैसे नमक हो गया या चीनी हो गया, इसका क्या पानी में जो है घुलना। और पदार्थों का चूर्ण बनाना, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न करना, ये सभी जो है ये फिजिकल चेंज होते हैं। और यहाँ पे जो है केमिकल चेंज की हम बात करते हैं। दूध से जो है दही बनना, ये केमिकल चेंज होता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनता है। और पदार्थों का जलना, दूध का जो है फटना अथवा दूध का जमना, भोजन का पचना, ठीक है, रासायनिक क्रिया होती है। लोहे की कील पर जो है जंग लगना, ये भी रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे Fe पे जो है O2 रिएक्शन करता है तो FeO2 बनता है। तो ये जो है लोहे पर जंग लगना। अब यहाँ पे जो है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण जो है ये यहाँ पे पूर्णमासी के दिन जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हमने इसके पहले जो है दोनों एक साथ देखे थे, इसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे फसल के प्रकार कितने होते हैं इसको बताना है। तो फसल के प्रकार की हम बात करें तो फसल के जो है 3 प्रकार होते हैं ऋतुओं के आधार पर, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल में अगर हम बात करें तो रबी की फसल जो है चना हो गया, मटर हो गया, मसूर, सरसों और उर्वरक, गेहूं, जौ, मेथी और आलू, ये सभी जो है अक्टूबर में बोई जाती है और दिसंबर तक जो है, नहीं, अक्टूबर से जो है दिसंबर तक इसको जो है बोया जाता है। और खरीफ की फसल के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे मूंग हो गया, ग्वार, अरहर और लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो इसको जो है इसको ये जो एग्जाम्पल है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पे जो है आपकी मदद करेगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो है ये मदद करेगा। तो इसीलिए जो है सभी का एग्जाम्पल जो है याद कर लीजिएगा। और खरीफ की फसलें जो है जून जुलाई माह में जो है बोई जाती है। और जायद की फसल की बात करें तो गर्मियों में जो है जून तक, जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों को जो है आदि फसलों की खेती की जाती है और इन फसलों को जो है जायद की फसल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम 65 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मृदा से आप क्या समझते हैं। मिट्टी जो होती है इससे आप क्या समझते हैं, तो मृदा जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो पृथ्वी की सतह पर जो है बनता है। और मृदा का निर्माण जो है लाखों वर्षों की ये प्रक्रिया होती है जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। और मृदा के निर्माण में जो है अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर जो है डालकर उन्हें निर्बल कर देती है, जिससे उनके बारीक बारीक कण जो है पृथक होते जाते हैं तथा मृदा का जो है निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, जैसे भौतिक शक्तियां जो है बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को जो है सरका देती है। और रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले जो यौगिक जल हो गए, वायु हो गए आदि में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से मिट्टी बनाने में जो है ये सहायता करती है। और इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां जैसे भी जो है सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा जो है मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है क्या अंतर होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसको जो है प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होते हैं, प्रो, ये प्रो जो रहता है, ठीक है। प्रो मीन्स होता है ये शुरुआती दौर होता है, शुरुआती दौर। और यूकैरियोटिक मीन्स होता है ये विकसित हो जाता है, उसमें जो कमी रहती है सब कुछ जो है सुधार किया जाता है।
लेकिन सेल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, इसमें जो है केंद्रक विकसित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो है जो केंद्रक होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये आदिम कोशिकाएं होती है और ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, यानी सुव्यवस्थित रूप से जो है ये विकसित कोशिकाएं होती हैं जो यूकैरियोटिक होती हैं। उसके बाद में तीसरा है कि कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है और इसमें कोशिका द्रव्य कोशिका एवं कोशिका कला के बीच में जो है सीमित रहता है। 4 नंबर में दिया है कि केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होता है। इसमें जो केंद्रक कला होता है और केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो है पाया नहीं जाता है। लेकिन इसमें जो है जो आपका यूकैरियोटिक होता है इसमें केंद्रक के साथ साथ जो है केंद्रिका उपस्थित इसमें पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे गाल्जी निकाय अंतःपरद्रव्यी जालिका और लवक माइटोकांड्रिया जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें मतलब मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं सेल के वो अनुपस्थित रहेंगे, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में जो है ये विकसित, इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि विकसित। ठीक है। तो गाल्जी निकाय और इसमें जो है ये सभी जो अनुपस्थित रहते हैं यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ठीक है। लवक जो होता है, लवक प्लास्टिडिटी का इसे कहते हैं, तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। और ये रिक्तिका जो है इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें बात करें तो रिक्तिका जो है उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है क्या अंतर होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे 67 नंबर की बात करते हैं। दिया है कि अ, निम्नलिखित के सूत्र बताना है और एक एक उपयोग उसके बताना है। ठीक है। तो ये 2020 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। अगर नाम की हम बात करें और सूत्र उपयोग, तो विरंजक चूर्ण हो गया CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। यह कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में जो है प्रयोग किया जाता है और लिनन लॉन्ड्री में जो है विरंजित कपड़ों को जो है धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा की हम बात करें तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। जब हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में आ गया तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है। और ये बेकिंग सोडा क्या होता है कि ये पेट की जो है अम्लता को जो है कम करने के लिए तथा जल की कठोरता को जो है कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोडियम है, सोडियम जो है जल की कठोरता को दूर करता है। धावन सोडा हो गया, इसका सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग जो है कपड़ों को धोने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे मिट्टी का उपयोग बताइए, तो मिट्टी का उपयोग जो है जीवों के लिए वास स्थान का कार्य होता है। कोई भी जीव हो गए उनके निवास स्थान के लिए जो है मतलब जहाँ पे रहते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो केचुआ हो गया, किसान का मित्र जिसे कहते हैं, और चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल पादप के रूप में जो है होते हैं। और भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधे तथा जल पेड़ पौधे को जो है मृदा से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और मृदा का उपयोग जो है भवन निर्माण में भी किया जाता है तथा बर्तन को भी बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि मृदा जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा के रूप में जो है किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 69 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि मृदा के प्रकार के बारे में बताइए। ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल, तो इसके प्रकार के बारे में बात करें तो सैंडी सॉइल, ये बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी के कणों का आकार जो है ये अधिक होने के कारण यानी बड़ा होता है, तो इसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है यानी पानी रोकने की जो क्षमता होती है इसमें कम होती है तथा इसके कणों के बीच में जो है वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में जो है पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो ये कण होते हैं, इस मिट्टी के कण इसके जो है बड़े बड़े पाए जाते हैं। और इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो जल धारण क्षमता होती है इसमें जो है कम पाई जाती है। और चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में हम बात करें तो इसके कण जो है बहुत ही बारीक होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है अगर हम बात करें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसमें जो जल शोषण अवशोषण क्षमता होती है वो अधिक होती है, सबसे अधिक होती है लगभग। ठीक है। परंतु धीरे धीरे होती है और पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी जो है कम उपयोगी मानी जाती है। चिकनी मिट्टी, इसमें जो है पानी की अधिकता होती है। उसके बाद में दोमन मिट्टी की बात करें। ठीक है। तो दोमन मिट्टी में बालू, चिकनी मिट्टी और गाद जो है मिश्रित होते हैं।
जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जो है निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होता है। काली मिट्टी क्या होता है? काली मिट्टी को जो है कपास के लिए, गेहूं आदि के लिए जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, और इसे जो है ज्वालामुखी शैलों द्वारा जो है उत्पन्न होती है, और इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहते हैं। और यह नमी की जो है लंबे समय तक जो है संजो कर रखती है, इसमें नमी जो है लंबे समय तक बनी रहती है। और भारत में यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में लाल मिट्टी की अगर हम बात करें, तो लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी ये अग्नेय शैलों से निर्मित जो है ये भारतीय प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय मतलब होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों तरफ से जो है जल से घिरा हो। प्रायद्वीपीय दक्षिणी और पूर्वी भागों में जो है उष्ण और शुष्क भागों में ये पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से जो है इसमें जो है फसलें उगाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? ये लेटेराइट जो है पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के, ये नॉर्थ ईस्ट राज्य इधर जो होते हैं, जैसे असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट हो गया आपका, और इधर जो है ये पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट और नागपुर के पठार एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों, ये यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में जो है पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व जो है धुलकर बह जाते हैं, अतः यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेटेराइट मिट्टी। जैसे अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा वर्षा जो है कहाँ पर होती है राजन सीरीज में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग एसएसटी यानी सोशल साइंस में जो है कर चुके हैं। तो सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा जो है किस स्टेट में होती है, इसको आप लोग बताइए। तो लेटेराइट मिट्टी हमने देखा। उसके बाद में पर्वतीय मिट्टी यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। जैसे पर्वतीय मिट्टी जो है हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का जो है आवरण बहुत पतला होता है, जबकि घाटियों में जो है यह आवरण अधिक गहरा होता है। उसके बाद में यहाँ पे बलुई दोमन मिट्टी, तो बलुई दोमन मिट्टी जो है, बलुई और दोमन मिट्टी का जो है ये मिश्रण होता है, और इसमें रेत की मात्रा 60 से जो है 80% पाया जाता है, तथा शेष जो है इसके अलावा जो 40% या 20% चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है आलू और मूंगफली के लिए जो है उपयोगी होता है। पथरीली मिट्टी की बात करें, रॉकी सॉइल, तो पथरीली मिट्टी जो है प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है, और इस मिट्टी में जो है चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। अब आप लोग ये याद रखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आज तक आए ही नहीं, ठीक है। तो एक बार जो है पढ़ पढ़ के जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। अभी तक तो पूछा नहीं गया है। उसके बाद में 70 में दिया है कि देसी हल का सचित्र वर्णन कीजिए। जो देसी हल होता है इसका चित्र बनाना है और इसका जो है वर्णन करना है। तो साधारण किस्म का हल होता है, और यह भूमि से जो है 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी को जो है कुरेदता है, ठीक है, यानी खनता है। और उसके बाद में 5 से 7 सेंटीमीटर की चौड़ी मुंह जो है बनाता है। इसमें जैसे यहाँ पे हरीश हो गया, उसके बाद में परोधा या पाथा हो गया, पाल हो गया, बरजफनी फल, हथी या मुठिया, उसके बाद में पचारस या पफाना, हरित गोखल, नेतक और छड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुठिया हो गया, और उसके बाद में कुंठा हो गया, हरीश, ये फार हो गया, फार तो आप लोग जानते होंगे, और खोटी हो गया, ठीक है। तो ये देसी हल हो गया, ये फनी हो गया, देसी हल। तो इन सभी का जो है ये हत्था हाथ से पकड़ कर जो है, जो ये देसी हल होता है, आप लोग देखे होंगे गांव में। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिबलर द्वारा बुआई का वर्णन कीजिए। जो डिबलर द्वारा जो है बीज को बोया जाता है, तो इसका जो है हम लोगों ने बात किया है इसके पहले, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं यहाँ डिबलर। तो 70 क्वेश्चन तक जो है हम लोग अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और इसके आगे हम लोग 71 नंबर से जो है अगले वीडियो में, कल के वीडियो में जो है देखने वाले हैं।
तो अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर ये अच्छा क्लास लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, या जो कुछ बचा है 70 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 71 के बाद जो है हम लोग कल के वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।